जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है जीएस विद मनीष सर। और मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आया हूं लेकर के जीएस से संबंधित कुछ बातें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ बातों को या कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख रहे थे। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज अपना ये नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। हालांकि कुछ दिनों से हमारे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे, उसका एक कारण था कि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जिस कारण से मैं रेस्ट पे था। और अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, तो इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी उसी सीरीज़ को आगे। और अभी तक आप लोगों ने जो देखा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था संविधान क्या होता है, पॉलिटी क्या होती है, देश क्या होता है, राष्ट्र और देश के बीच में अंतर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि विधि का शासन और व्यक्ति का शासन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है विधि का शासन, जो भारत में अप्लाई किया जाता है। यूके से हम लोगों ने लिया है, बहुत बार उस पर सवाल पूछे गए हैं। आज हम उसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसमें नेक्स्ट बात ये थी कि हम अगर देखें तो एक छोटा सा शब्द और है जिसके बारे में समझ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो शब्द हैं हालांकि संविधान के अंदर, जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें एक तो व्यक्ति और एक नागरिक, इन दोनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों के बारे में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे लिखा मिलता है कि सभी मूल अधिकार नागरिकों को दिए जाएंगे, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी होंगे जो व्यक्तियों को नहीं दिए जाएंगे, केवल और केवल नागरिकों को दिए जाएंगे। तो ये अंतर होता है। तो पहले समझते हैं व्यक्ति और नागरिक के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, अगर व्यक्ति की पहले नागरिक की बात कर लेते हैं। नागरिक क्या है? किसी देश का स्पेशल पर्सन नागरिक कहलाता है जिसको उस देश ने कुछ अधिकार दिए हों। नागरिक का मतलब किसी देश का कैसा पर्सन होगा? स्पेशल पर्सन, और जिसे उस देश में क्या दिए गए हों? महत्वपूर्ण अधिकार या कुछ विशेष अधिकार कह सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण या विशेष अधिकार कौन से होते हैं? जैसे वोट डालने का अधिकार या मतदान का अधिकार आप कह सकते हैं। उसके अलावा रहने योग्य भूमि खरीदने का अधिकार, यानी कि कृषि योग्य बोल सकते हैं, कृषि योग्य भूमि का खरीदने का अधिकार। उसके अलावा संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार। अगर भारत में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करना, इवन ग्राम प्रधान भी अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। उसके अलावा भारत में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां, इन नौकरियों को पाने का अधिकार भी नागरिकों के पास है। हालांकि इसका एक छोटा सा अपवाद भी है। इंडियन आर्मी की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने नेपाल और भूटान को रिजर्वेशन दे रखा है, यानी कि वहाँ के कुछ लोग भारत की सेना में भर्ती हो सकते हैं, तो वो हमारे संरक्षित राष्ट्र हैं, तो इसलिए उनके लिए किया गया है, तो वो विशेष प्रावधान है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आपके यहाँ पुलिस में आ जाएगा या IAS या PCS की जॉब पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अलग बात है कि धोखा करके या कुछ गलत सूचनाएं दे करके कर लेते होंगे, ठीक है। ऐसा इतना हमारी आर्मी भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पाकिस्तान की किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे भर्ती कर दे, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि नागरिक के अधिकार होते हैं। अभी व्यक्ति से कैसे अंतर में आता है, तो नागरिक का एग्जाम्पल, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त है। आप इसको बाद में भी ले सकते हैं, यानी कि अगर अमेरिका के ट्रम्प साहब जो मोदी जी के मित्र हैं, अगर वो चाहें तो ताऊ जी से, ठीक है, तो ताऊ जी को, ताऊ जी मतलब मोदी जी, ठीक है, तो ताऊ बोलते हैं मोदी को, है ना। तो
ताऊ के साथ उनकी दोस्ताना समझ रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, परंतु उन्हें भारत के संविधान में दी गई जो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं नागरिकता के लिए, उनको पूरा करना आवश्यक है। अगर वो उनको पूरा कर देंगे तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो हुआ नागरिक। अब व्यक्ति कौन होते हैं? तो अभी अगर ट्रम्प साहब ने हम भारत की नागरिकता नहीं ली है ना, वो अमेरिका के नागरिक हैं, और जब वो भारत में घूमने आते हैं तो भारत उनके साथ कैसा व्यवहार करे? क्या भारत उनके साथ नागरिक का व्यवहार करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं ली है। तो वो क्या कहलाएंगे भारत में? वो कहलाएंगे व्यक्ति, यानी कि किसी दूसरे देश का नागरिक। व्यक्ति का मतलब है किसी दूसरे देश का नागरिक, यानी कि पाकिस्तान का नागरिक अगर भारत में घूमने के लिए आया है, इलाज के लिए आया है या पढ़ाई के लिए आया है, तो वो भारत में व्यक्ति कहलाएगा, ना कि नागरिक। अब ये तो हुई बात व्यक्ति और नागरिक के बीच में अंतर की। अब दूसरी बात ये है कि ऐसे कुछ मूल अधिकार हैं जो मुझे तो प्राप्त हैं या आपको तो प्राप्त हैं, पर किसी व्यक्ति को नहीं मिलते। हालांकि मूल अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए आते हैं, परंतु कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिक के पास हैं, व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, तो मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल नागरिकों के पास आते हैं? तो वो हैं, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। 15 जो है सामाजिक विभेदता जो है हमारे यहाँ पे धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव हैं सामाजिक स्तर पर, उसकी समाप्ति की बात करता है। 16 नौकरियों में भेदभाव की समाप्ति की बात करता है। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की 19 जो है राइट टू फ्रीडम, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ABCDE, F अब नहीं है, पहले था, और G। तो ये टोटल 6 हो गई, ABCDE और G। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपकी आर्टिकल 19 में हैं। F पहले आर्टिकल 19 में शामिल था, 19(1)F करके था। ठीक है, बट अब उसमें नहीं आता है। 19 के भी कई सारे क्लॉज आते हैं, मैं बताऊंगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, चलिए तुम ध्यान में आ गया, समझा देते हैं। आर्टिकल्स जब हम लिखते हैं, चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर समझाता हूँ। तो ये 15, 16, 19 और 29, 30 जो है ये हमारा शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हैं। तो ये टोटल 5 ऐसे आर्टिकल हुए या 5 ऐसे मूल अधिकार हुए जो नागरिकों के पास तो हैं और व्यक्तियों के पास ये नहीं होते। और यहाँ से सवाल पूछा गया है तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो ही नागरिक और व्यक्ति के बीच का अंतर। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब आपको मैं थोड़ा सा एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखिए कई बार आर्टिकल्स को लिखने में हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है और लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, और यहाँ तक इवन टीचर्स भी उसका अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आर्टिकल या भारत का संविधान की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तब विद्वान लोगों के द्वारा उसको लिखा गया है। हमारी जो संविधान सभा थी उसमें एक से एक ज़बरदस्त वकील पृष्ठभूमि के लोग थे, तो उन्होंने जो संविधान को लिखा है तो बहुत ही बेहतरीन संविधान आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या है देखो। संविधान में आर्टिकल कई तरीके के हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, है ना, अगर मैं कहूँ कि आपको आर्टिकल लिखना है 21A, तो आप कैसे लिखेंगे? आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। और आपको इतना तो ध्यान होगा कि आर्टिकल 21A में क्या बात है। आर्टिकल 21A में है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, या कह दीजिए शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, ये आर्टिकल 21A में है। ये जोड़ा कब गया था? देखिए ये वाली जो बात थी, ये बात पहले आर्टिकल 45 में कही गई थी। जब संविधान आपका बना था तो आर्टिकल 45 जो है DPSP का, उसमें एक बात लिखी हुई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब सन 2002 आते आते ये देखा गया कि ये जो शिक्षा की बात है
ये यहाँ पे पूरे तरीके से सही नहीं बैठ पा रही है। तो बाद में क्या किया गया, मतलब केवल इससे काम नहीं चल पा रहा क्योंकि भारत शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। तो इस आर्टिकल को यहाँ से हटाया गया और इस आर्टिकल को रखा गया आर्टिकल 21 कै या 21A में, और यहाँ पे एक और नया आर्टिकल जोड़ दिया 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल। ये आर्टिकल 45 में हो गया। और एक आर्टिकल 51 कै का टैप पार्ट या 51A का के पार्ट भी उसी समय जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या अभिभावक के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रावधान कहा गया। ये तीनों बातें जिस अमेंडमेंट से संशोधित हुई वो अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वह है 86वां संविधान संशोधन, जिसमें इसको संशोधित किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहाँ पे शिक्षा के प्रावधान को मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और है ना मौलिक कर्तव्य तीनों में शामिल किया गया। ठीक है, अब इसको तो छोड़ते हैं, यदि आगे हम लोगों को पढ़ना भी है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जब 21 कै में इसको रखा गया, 21A में इसको रखा गया, तो कौन सा 21A है। ठीक है, तो अब आप कुछ बोलेंगे कि ये ठीक है, कुछ बोलेंगे ये ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो वैसे तो 21A ये ठीक है, पर मैं अब आपको बता देता हूँ कि स्मॉल ए या कैपिटल ए से क्या मतलब है। ठीक है, ठीक, चलिए जैसे आर्टिकल हम लोग 19 ले रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19, ये तो है आपका आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में कई हिस्सों में बांटा है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो बहुत ही लेंदी और बहुत ही आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया। तो आर्टिकल 19 में इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो इसको तोड़ा गया। सबसे पहले इसको तोड़ा गया क्लोज में। ठीक है, तो पहले तो होता है आपका अनुच्छेद, जिसे आप आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद को तोड़ा जाता है क्लोज, जिसे हम कहते हैं खंड, और फिर उस खंड को भी तोड़ा जाता है किसमें, सब क्लोज में, जिसे कहते हैं आप उपखंड। ठीक है, आर्टिकल, खंड और उपखंड। जैसे आर्टिकल 19 तो है अनुच्छेद, इसका क्लोज हो गया 1 यानी कि खंड 1, और इसका भी अगर आपको आगे बढ़ाना है तो इसका सब क्लोज हो जाएंगे A, B, C, D स्मॉल में। तो ये एक ही आर्टिकल के हिस्से हैं, आर्टिकल क्लोज 1 सब क्लोज A, आर्टिकल क्लोज 1 सब क्लोज B, तो ये इसी आर्टिकल के हिस्से माने जाएंगे। अब अगर हमें कोई स्वतंत्र आर्टिकल रखना हो, जैसे आर्टिकल 21 कै जो है वो एक स्वतंत्र आर्टिकल है, यानी कि अगर आपको कहीं इस तरीके से लिखा मिले आर्टिकल 21A, यानी कि ये आर्टिकल 21 से इसका कोई संबंध नहीं है, जबकि ये आर्टिकल 19(1)A ये वाला है ना, इस स्मॉल a में अगर लिखा है तो इसका 19 वाले आर्टिकल से संबंध है, पर अगर कैपिटल A में लिखा है तो इसका पिछले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 21 से कोई संबंध नहीं है, और ये अपने आप में एक कैसा आर्टिकल है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल 21 अलग होगा और आर्टिकल 21 कैपिटल A वाला ये अपने आप में एक अलग आर्टिकल होगा। क्लियर है? ठीक, अब आगे चलें। चलिए, तो ये हुई बात आपके आर्टिकल से संबंधित जानकारी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करें भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, उनमें मैंने आपको बताया था, देखिए भारत का संविधान जो है वो कई तरीके से मिला करके रखा गया है, यानी कि उसमें हम लोगों ने कुछ अमेरिका से अडोप्ट किया, कुछ यूके से अडोप्ट किया, कुछ साउथ अफ्रीका से अडोप्ट किया, तो अलग अलग कंट्रीज़ से हमने अलग अलग व्यवस्थाओं को लिया, तब हमने भारत के संविधान को बनाया। तो भारत के संविधान को कई चीज़ों का, या भारत के संविधान में कई चीज़ों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा।
तो दुनिया में बहुत सारी प्रणालियाँ चलती हैं। जैसे संविधान में अगर आप देखें तो संविधान को 3 हिस्सों में रखा जाता है। दुनिया के अंदर संविधान को 3 हिस्सों में रखा जाता है, और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? 3 हिस्सों में आप ऐसे बांट सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आप बांट सकते हैं संविधान को, कि आपके देश का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। दूसरा, आपके पास 2 बॉडी हैं जो संविधान के अंदर होती हैं, संविधान की अंग कहलाती हैं। विधायिका है एक बॉडी, और दूसरी बॉडी है कार्यपालिका। कार्य, इन दोनों में संबंध कैसा है उसके आधार पर भी आप संविधान को बांट सकते हैं। और तीसरी है संशोधन के आधार पे, कि संशोधन करना आसान है या मुश्किल है। ठीक है, तो अगर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 तरीके से मिलेगा। इसको आप 2 हिस्सों में रख सकते हैं। पहला तो इसमें हो सकता है आपका संघात्मक संविधान, फेडरल, बड़े देश अपनाते हैं। दूसरा होता है एकात्मक संविधान, जिसको कि छोटे देश अपनाते हैं। संघात्मक विविधतावादी बड़ा देश मतलब जिसका एरिया बड़ा होगा। सीधी सी बात है, एरिया बड़ा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे भारत, अमेरिका, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कई कम्युनिटी के लोग होंगे, और कई कम्युनिटी के लोग होंगे तो वहाँ पे विविधताएं बढ़ेंगी, यानी कि भाषा भाषी लोग रहेंगे, अनेक धर्म वाले लोग रहेंगे, अलग अलग कल्चर होगा उनका। तो ऐसे लोगों के लिए जो संविधान अपनाया जाता है वो ब्रॉड स्तर का संविधान अपनाया जाता है, और उसमें संघात्मक व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। एकात्मक व्यवस्था जहाँ विविधता कम होगी, जहाँ का क्षेत्रफल कम होगा, जैसे एग्जाम्पल में श्रीलंका को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आई विधायिका कार्यपालिका में संबंध। अब देखिए, संबंध की अगर बात करेंगे तो 2 तरीके के संबंध होते हैं आपके, एक तो अच्छे संबंध और एक होते हैं खराब संबंध। ठीक है, अच्छे संबंध की अगर आप बात करेंगे, जिसे कह सकते हैं आप मधुर संबंध। तो मधुर संबंध किसके साथ होंगे आपके? अगर आपका अपने पड़ोसी के यहाँ आना जाना ठीक ठाक है, आप वहाँ जाकर के बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, यानी कि दोनों परिवारों में कुछ लोग अगर कॉमन हैं तो आप कह सकते हैं कि संबंध हमारे मधुर हैं। और जब एक दूसरे के घर आना जाना है ही नहीं, पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो वो संबंध होते हैं कटु। तो अगर आप बात करेंगे मधुर संबंध के आधार पर, तो मधुर संबंध के आधार पर जो व्यवस्था रखी जाती है उसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था। जैसी ब्रिटेन से शुरू हुई थी और भारत ने इसको भी अपनाया है। भारत ने संघात्मक को भी लिया है, थोड़ा सा एकात्मक को भी लिया है, और भारत ने संसदीय व्यवस्था को भी लिया है। और कटु की अगर बात करेंगे तो कटु जो है उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक, अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक में विधायिका के लोग अलग, कार्यपालिका के लोग अलग होते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। संसदीय में विधायिका और कार्यपालिका के लोग कॉमन होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति विधायिका में एमपी है वो मंत्री के रूप में भी हो सकता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से एमपी हैं और एक मंत्री भी हैं। हर एक मंत्री कहीं ना कहीं से एमपी जरूर होगा, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो। ये केंद्र की बात है। और स्टेट की बात भी ऐसी होती है, स्टेट में अगर कोई मंत्री है तो वो उस स्टेट की विधायिका तो वो उस स्टेट की विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य जरूर होगा। ठीक है, तो ये बात हुई किसके लिए? ये बात हुई संसदीय और अध्यक्षात्मक के लिए, यानी कि संसदीय व्यवस्था में एमपी लोग में से ही कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, जबकि यहाँ पे अलग अलग होंगे, मंत्री अलग, एमपी अलग। ट्रम्प साहब के ज़माने का ही एक वाकया है, हिलेरी क्लिंटन, वो एमपी के तौर पर चुनी गई थी, पर बाद में उनको विदेश मंत्री बनाया जाना था, तो उन्होंने एमपी के पद से इस्तीफ़ा दिया था और तब उनको मंत्री बनाया गया था, यानी कि संसद से इस्तीफ़ा देने के बाद उनको मंत्री बनाया गया था। संशोधन के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो ये भी 2 प्रकार का हो जाता है।
एक तो जहाँ संशोधन करना मुश्किल हो तो उसे कह देंगे कठोर, या इसी को कह सकते हैं आप दृढ़ संविधान, जैसा कि अमेरिका में है। और दूसरा, जहाँ संशोधन करना आसान हो उसे लचीला या नम्य कह देते हैं, जैसा कि आप देखेंगे ब्रिटेन, इसका एग्जाम्पल हो जाता है ब्रिटेन। दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन देश में, या इसको यूके भी कह सकते हैं। और सबसे कठोर संविधान दुनिया का वो कहाँ पे मिलेगा, वो यूएसए देश में मिलेगा। अच्छा, भारत का संविधान ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा ही लचीला है, मतलब दोनों का मिक्सचर है भारत का, कहीं कठोर कहीं लचीला, करेंगे बात उसके बारे में भी। तो अभी ब्रिटेन, यूके, इसके बारे में तो पता होगा, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी उसी का ही अंतर्गत आता है। चलिए आपको समझा देंगे यूके और ब्रिटेन के बीच में क्या अंतर आता है, और इंग्लैंड, तीन चीज़ें हैं, यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड। चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। देखिए, अगर आप बात करें, इंग्लैंड एक देश है जो कि यूरोप का देश है, छोटा सा देश है, और उसने दुनिया के हर महाद्वीप, जितने भी कॉन्टिनेंट थे, पहले 7 कॉन्टिनेंट माने जाते थे, अब 8वां भी कंसिडर होने लग गया है न्यूजीलैंड के पास में, जीलैंडिया के नाम से। तो जीलैंडिया को अगर आप छोड़ दें तो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में हर जगह ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाई या इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, जो कि यूरोप का एक देश है। तो अब क्या है ना, 19वीं शताब्दी आते आते उसने अपनी ज़्यादातर कॉलोनीज़ को आज़ाद कर दिया, पर कुछ क्षेत्र आज भी उसके अंडर में हैं, जिसमें इंग्लैंड प्लस वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड अपने आप में एक देश है, उसका उत्तरी हिस्सा इंग्लैंड के कब्जे में है, दक्षिणी आयरलैंड अपने आप में एक देश है। इन सब को अगर मिला दिया जाए तो ये मिला करके बनते हैं यूके। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। अब उत्तरी आयरलैंड को अगर आप मैप पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, देखो, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तो तीनों ज़मीनी रूप से मिले हुए हैं, और आयरलैंड जो है वो यहाँ पे है, बीच में पानी है, और आयरलैंड का जो उत्तरी हिस्सा है ये वाला, ये इंग्लैंड ने कब्जा रखा है। दक्षिणी आयरलैंड अपने आप में एक देश है, ठीक है, जहाँ की क्रिकेट टीम भी है। तो अगर इन 3 और एक 4 को मिला दें तो यूके कहलाता है। और चूंकि ये ज़मीन से नहीं मिला हुआ, इसको अगर आप हटा करके बात करें, इन तीनों को ही देखें, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो इनको अगर आप मिला करके देखें तो ये तीनों बनते हैं ब्रिटेन। और इंग्लैंड की राजधानी जो कि लंदन है, वो यूके और ब्रिटेन की भी राजधानी कहलाती है। ये है राजधानी, ठीक है। तो इसके बारे में भी कई बार आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, उसके बारे में भी एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, संविधान 3 प्रमुख अंग, इसके 3 प्रमुख अंग जो हैं कहलाते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी, ये 3 अंग हैं। सिद्धांत में संविधान के 3 प्रमुख अंग माने गए हैं, जिसका जिक्र संविधान के अंदर है, पर अगर व्यवहार में आप देखें तो चौथा अंग भी आता है, जिसे हम मीडिया के नाम से जानते हैं। हालांकि भारत की मीडिया भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बट व्यवहार में उसको भी अंग माना जाता है संविधान का,
या आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो सिद्धांत में 3 अंग हैं। अब इनका काम क्या क्या है। विधायिका की अगर आप बात करेंगे तो विधायिका एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना, है ना। विधायिका जो है वो हमारे संविधान में एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जो कानूनों का निर्माण करेगी, मेकिंग लॉज, या उनमें संशोधन करने का काम भी इन्हीं का होता है। कानूनों का निर्माण करना और कानूनों में संशोधन करवाना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है विधायिका का, ठीक है। या कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालना जो जनहित के मुद्दे होते हैं और पब्लिक में जिनकी ज़रूरत होती है। तो मेकिंग लॉज जो हो गया, कानून बनाना, वो काम हो गया इसका, और कानूनों में संशोधन करवाना। कार्यपालिका, इसमें कौन लोग रहते हैं, इसमें एमपी होते हैं, कार्यपालिका में मंत्री लोग होते हैं। इसका काम होता है जो कानून बने हैं इनका इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि कानूनों का पालन करवाना। इसमें पुलिस प्रशासन भी आएगा, मंत्री लोग भी आएंगे, आईएएस पीसीएस सब इसी में आते हैं आपके। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। तो राजनैतिक कार्यपालिका में आपके होंगे